दोस्तों मान लीजिए कोई माता पिता है और उनके 50 से 100 बच्चे हैं। अब ये बच्चे हैं तो इनकी हाइट भी अलग अलग होगी, किसी बच्चे की 4 फीट होगी, किसी बच्चे की 5 फीट और किसी बच्चे की 6 फीट होगी। लेकिन सरकार ऐसे में मान लीजिए कि ऐसा नियम लाती है कि जिन बच्चों की हाइट 5 फीट या उससे अधिक है वही बच्चे इन माता पिता के बच्चे कहलाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि जब समय व्यतीत होता है और इन बच्चों पर जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तो ये बच्चे अपने जीवन निर्वाह के लिए अलग अलग जगह जाते हैं और अपना काम धंधा करने लग जाते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ से इन बच्चों के कंधे झुक जाते हैं। तो सरकार ये भी कहती है कि जो बच्चे अपने माता पिता से या अपने एक भाई दूसरे भाई से 500 मीटर की दूरी से ज़्यादा दूर चला गया तो वो अपने माता पिता का बच्चा नहीं कहा जाएगा। दोस्तों सुनने में काफ़ी अजीबोगरीब नियम लगता है, लेकिन ऐसा ही कुछ नियम भारत सरकार अरावली पर्वत को लेकर आई है। दोस्तों जानेंगे इस नियम के बारे में, लेकिन पहले अरावली पर्वत के बारे में कुछ बुनियादी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों अरावली पर्वत इतना पुराना है, लगभग 2 अरब साल पुराना है। इतना पुराना कि उसके आगे जो आज का हिमालय पर्वत है जो कि करोड़ों साल पुराना है वो अभी इसके सामने बच्चा है। इसीलिए हम हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये जो पर्वत है भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत है। यह काफ़ी पुराना पर्वत है। इस कारण से इस पर्वत ने कई भूकंप, सुनामी और अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देखी है। जब इस पर्वत इतना कुछ देख लिया तो लाजमी सी बात है कि यह पर्वत है इसके कंधे झुक जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण इस पर्वत की जो श्रेणियाँ थी उनका अपरदन होना चालू हो गया और ये जो पर्वत लंबी लंबी पर्वत श्रेणियाँ थी धीरे धीरे छोटे होने लग गई। यह अरावली पर्वत अब अपशिष्ट पर्वत बन चुका है और इसकी लंबाई 692 किलोमीटर की है। यह पर्वत गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है तो राजस्थान, हरियाणा होते हुए जो दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ है जहाँ के हमारा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन है, वहाँ तक ये पर्वत फैला हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पर्वत इतना पुराना है कि इसने समय के कई कालखंडों को देखा है और ये अपनी मूल ऊंचाई खो चुका है। इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी आपने सुनी होगी माउंट आबू में गुरु शिखर है जिसकी लंबाई 1722 मीटर की है। इस प्रकार दोस्तों ये जो अरावली पर्वत है कोई एक पर्वत नहीं है, ये भारत का रक्षा कवच है। रक्षा कवच कैसे है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जान लेते हैं कि इस अरावली पर्वत को लेकर जो विवाद है, जो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ पूरे भारत में, आखिर क्या है। तो दोस्तों इस अरावली पर्वत को लेकर नवंबर 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें अरावली पर्वत की एक नई परिभाषा दी। आप उस परिभाषा को समझिए। उस परिभाषा में कहा गया है कि अरावली पर्वत की जिन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है केवल वही पर्वत श्रेणियां अरावली पर्वत मानी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इस परिभाषा से तो जो अरावली पर्वत है उसका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है, क्योंकि अरावली पर्वत की 90% जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। और यदि दोस्तों इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई नापी भी जाती है तो स्थानीय भूमि से नापी जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि किसी भी यदि चीज़ की ऊंचाई नापी जाती है तो समुद्र तल से नापी जाती है, क्योंकि संसार के जो सारे समुद्र हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक लेवल बनाते हैं। तो इसलिए आपने देखा हो कि रेलवे स्टेशन और अन्य जो इमारतें होती है वहाँ पर लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी जो एक मापने का सही तरीका होता है वो समुद्र तल से ऊंचाई नापने का एक सही तरीका होता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि स्थानीय जमीन से, जबकि यदि आप समुद्र तल से अरावली पर्वत की ऊंचाई देखेंगे तो वो भी लगभग 200 मीटर से ऊपर ही है। लेकिन स्थानीय जमीन जोड़ देने से अलग अलग जगह पर कोई जमीन ऊंची भी हो सकती है, कोई जमीन नीचे भी हो सकती है। ऐसे में मान लीजिए कि कोई पर्वत श्रेणी जिसकी ऊंचाई तो 100 मीटर से ज़्यादा है लेकिन वहाँ की स्थानीय जमीन ही ऊंची है तो वो अपने आप ही 100 मीटर से कम हो जाएगी। और यदि कम भी नहीं होगी तो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस पर्वत का खनन करेंगे वो अपने आप वहाँ पर उस जमीन को ऊंचा करके उस पर्वत श्रेणी को नीचा कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों इस परिभाषा में एक और बात कह दी गई है कि जिन पर्वत श्रेणियों में जो बीच की दूरी है यदि 500 मीटर से अधिक है तो वो भी पर्वत श्रेणियाँ इस अरावली पर्वत में गिनी नहीं जाएगी। अब ये पर्वत ही इतना पुराना है कि इसका धीरे धीरे अपरदन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल इन पर्वत श्रेणियों में कुछ पर्वत श्रेणियाँ ऐसी भी होगी कि जिनका लगातार अपरदन होता रहेगा और ये पर्वत श्रेणियाँ अपने आप एक दूसरे से दूर भी होते चले आएगी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो अब अरावली पर्वत नहीं है या अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं है। तो यह परिभाषा बिल्कुल ही समझ से बाहर है और इसी परिभाषा को लेकर वर्तमान भारत में मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कई पर्यावरणविद और जो जानकार लोग हैं उन्होंने काफ़ी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है, उसका कारण सुनिए आप। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नई परिभाषा से अरावली पर्वत का अस्तित्व कैसे खतरे में आ जाएगा।
तो दोस्तों इस नई परिभाषा से जो अरावली पर्वत है उसके 90% श्रेणियां अरावली पर्वत में नहीं आएगी। तो जो अरावली पर्वत को संरक्षण प्राप्त है वो संरक्षण खत्म हो जाएगा, और जो आसपास के भूमाफिया लोग हैं वो इस पर्वत को कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। कुछ ही सालों में इस पर्वत को धड़ल्ले से काटते जाएंगे और अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करते जाएंगे। और आप देखेंगे कि कुछ सालों में जो अरावली पर्वत था वो केवल एक कागजों में नाम बनकर रह गया है, क्योंकि दोस्तों वैसे ही इस पर्वत का अपरदन हो रहा है और ये भूमाफिया लोग हैं ये अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे तुरंत काटना चालू कर देंगे। क्योंकि अब इंसान नाम की जो जात है अपने स्वार्थ में कितना गिर जाती है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अरावली पर्वत को बचाना बहुत जरूरी है और उसको संरक्षण देना बहुत जरूरी है। इस परिभाषा को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अरावली पर्वत है वो केवल एक पर्वत नहीं है, ये एक प्राकृतिक रूप से दीवार है। जो अरावली पर्वत है एक जिगजैग रूप में गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। तो इसके पश्चिम में जो थार मरुस्थल है, जब यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ, रेत भरी आंधियाँ जब चलती है तो ये आंधियाँ इसी अरावली पर्वत से टकराकर उधर ही रह जाती है। यदि ये अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो ये जो धूल भरी आंधियाँ है ये पूरे उत्तर भारत में आ जाएगी, और जो दिल्ली हरियाणा जो आसपास का जो इलाका है ये पूरा ही मरुस्थलीकरण इसका हो जाएगा और पूरा का पूरा मरुस्थल बन जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, एक बार कल्पना करके देखिए यदि अरावली पर्वत ना हो तो क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों जो अरावली पर्वत है जब वर्षा होती है इस पर जब जल गिरता है इसके अंदर जाता है, भूमिगत पानी होता है उसमें वृद्धि होती है। इससे कई नदियाँ जैसे कि साबरमती, लूनी नदियाँ निकलती है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें जल प्रभावित करती है, वहाँ कृषि होती है। यदि पर्वत नहीं होगा तो आसपास सूखा पड़ जाएगा, कृषि नहीं हो पाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। इस पर्वत के पास जो जंगल है उस जंगल में अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं जो विविधता को बनाए रखते हैं। जब हमारा दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है, आपने सुना होगा, तो इसी अरावली पर्वत से टकराता है और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। अब मानिए यदि अरावली पर्वत ही नहीं होगा तो जो दक्षिण पश्चिम में जो मानसून आता है वो सीधा ही भारत से बाहर निकल जाएगा और इस क्षेत्र में बारिश ही नहीं होगी और पूरा का पूरा क्षेत्र में सूखा हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अरावली पर्वत कोई पत्थरों का ढेर नहीं है, ये भारत का रक्षा कवच है। और जब पर्यावरणविदों और लोगों ने इस बारे में चिंता जताई, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सेव अरावली और विभिन्न प्रकार के जब आंदोलन चलाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में संज्ञान लिया है और उसने अपने पिछले 20 नवंबर का जो फैसला उन्होंने जिसमें कि उन्होंने इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया था, अभी अपने उस फैसले पर रोक लगा दी है। और इस मामले में जो अगली सुनवाई होगी वो 21 जनवरी साल 2026 को होगी। देखते हैं तब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी बातें थी इस मुद्दे में जो वर्तमान में गरमाया हुआ है और पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अरावली पर्वत भारत के फेफड़े हैं, ये भारत की जल की टंकी है। तो हम भी यही आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आगे फैसला लेता है वो अरावली पर्वत के अस्तित्व को ध्यान में रखकर ही लेगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।